सभी को सादर प्रणाम। जीवन ढेर सारे अनुभवों का मिश्रण है। कई बार वो अनुभव खट्टे भी होते हैं, कई बार वो अनुभव मीठे भी होते हैं। पर दुर्भाग्य तब हो जाता है कि जब वो अनुभव न खट्टे हो न मीठे बल्कि तीखे हो जाए। लगभग किसी ऐसे ही एक अनुभव से 2 दिन पूर्व मैं भी गुज़रा हूँ। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट उस अनुभव को आपके साथ शेयर किया जाए। हो सकता है कि ये मेरे समझने की भूल हो या दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जो भी है, पर मेरे लिए वो बड़ा ही तीखा अनुभव रहा। इस वक़्त प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और उस मेले में सभी अपनी-अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। चाहे वो प्रशासन के स्तर पे हो, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो, चाहे किसी कार्यक्रम के स्तर पे हो, लेकिन ठीक है, हम सभी मिल-जुल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि देश दुनिया में सिर्फ़ हिंदुत्व का ही नहीं, भारत की इस भूमि का भी प्रचार होना बहुत ज़रूरी है और स्वीकार्य होना बहुत ज़रूरी है। माघ मेला एक विशाल अनुभव लेकर के आया है इस पूरी दुनिया के लिए, जब देश की आधी आबादी अब तक कुंभ के मेले में स्नान कर चुकी है और मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग गंगा में डुबकी लगाने के पश्चात अपने आप को गंगा मैया की गोद में बहुत ही शांति, बहुत ही सुख, बहुत ही समृद्धि महसूस कर रहे होंगे। पर 1-2 लोग निश्चित रूप से, जैसे कहा जाता है ना कि भीड़ में एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही निश्चित रूप से 1, 2, 4, 5 की संख्या में जो गिनती उँगलियों पे जिनको गिना जा सकता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से होंगे, जो इस मेले की भव्यता को, इस मेले की सुंदरता को, इस मेले की पवित्रता को अपवित्र करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। मैं आशुतोष तिवारी, मेरा आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है क्रीड़ा भारती, जिसमें मैं काम करता हूँ और प्रांतीय उपाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी मेरे पास है। 2 दिन पूर्व एक एक दुनिया देश के बहुत बड़े रेसलर थे, उनको लेने के लिए मुझे जाना पड़ा एयरपोर्ट पे, बमरौली एयरपोर्ट पे। तो चूँकि उस दिन राष्ट्रपति जी भी आ रही थी पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो इसलिए जगह-जगह रास्ते रोके गए थे, जो कि बहुत स्वाभाविक है। आप भी सुन रहे होंगे 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है, पूरा शहर जाम में है। और प्रयागवासियों ने बड़े धैर्य के साथ उस जाम को स्वीकार भी किया है। क्यों? क्योंकि केवल हम प्रयागवासियों का ही अधिकार नहीं है कि हम इस पवित्र गंगा में डुबकी लगाएँ, इस पवित्र संगम में डुबकी लगाएँ। ये पूरे देश का अधिकार है कि वो इस संगम का आनंद ले सके, इस त्रिवेणी का आनंद ले सके, इस माघ मेले का आनंद ले सके, इस कुंभ मेले का आनंद ले सके। तो मैं नाम नहीं लूँगा उस रेसलर का और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप खुद ही ये अनुमान लगा लेंगे कि वो कौन हो सकते हैं। तो उन रेसलर को लेने के लिए मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ा। चूँकि मैंने यहीं से पढ़ाई की है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे रास्ते जो सामान्य रूप से सबके लिए सुगम नहीं होते हैं, उन रास्तों की जानकारी भी हम लोग को यहाँ का बासिंदा होने के नाते रहता है। तो मैं एयरपोर्ट पे जब लेने गया तो दुर्भाग्य से, ये मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरा कटु अनुभव है ये, तो इसलिए मैं इसको दुर्भाग्य के रूप में ही जोड़ूँगा कि उन महान रेसलर के साथ उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई थी। तो मतलब कुछ चीज़ों का मुझे ज़िक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अनुभव इतना कटु है कि उसका ज़िक्र करना मेरी मजबूरी भी है और मेरे लिए ज़रूरी भी है। मैं जिस गाड़ी से चलता हूँ वो गाड़ी है स्कोडा की कुसाक, और मुझे लगता है कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये कार बुरी नहीं है। दूसरा, हमारा कार्यक्रम जो क्रीड़ा भारती का चल रहा है, खेल महाकुंभ, मैंने उसका ये देखिए ये टी-शर्ट भी पहना है, खेल महाकुंभ, और ये हमारा संगठन है क्रीड़ा भारती, जो कि आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है। तो हम उनको वहाँ जब लेने गए, तो अब चूँकि 6-7 दिनों से कुंभ में लगातार हम दौड़ रहे हैं, तो कुंभ में इस सरकार ने लगभग 6551 किलोमीटर के लोहे वाले चादर जो होते हैं उसकी सड़क बनाई है। धूल वगैरह न उड़े या रेत वगैरह न उड़े, इसलिए लगातार उस पे पानी वगैरह भी डाला जाता है। अब आप भी समझते हैं कि किसी भी इवेंट को कराना, किसी भी कार्यक्रम को कराना इतना भी आसान नहीं होता है ऐसे समय में, जबकि नो व्हीकल ज़ोन लगातार घोषित हो जा रहा है और हमारा कार्यक्रम चूँकि 6 को चालू हुआ है तो 10 दिन पहले से तैयारी हो रही है। तो हम लगातार उसमें चाहे धूल, रेत, जो पवित्र गंगा माँ की रेत है, हम उसमें लगातार चल रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि गाड़ी में थोड़ी बहुत तो गंदगी रहेगी। बहुत स्वाभाविक है ये।
और हर पल हम उसको साफ़ भी नहीं कर सकते हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि थोड़ी बहुत चूँकि रेत जूते के साथ, चप्पल के साथ चपक करके वो निश्चित रूप से गाड़ी में आएगी और आप उसको हर सेकंड नहीं का कर सकते साफ़। तो जो महान रेसलर थे, मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूँ और मैंने अपने जीवन में इतने बड़े खिलाड़ी को इतना सौम्य और इतना धैर्यवान कभी नहीं देखा, जैसा अनुभव मेरा उस खिलाड़ी के साथ रहा है। तो उनकी पत्नी जब गाड़ी में बैठीं, तो पहला तो आश्चर्य मुझे ये है कि वो सिर्फ़ 1 रात के लिए आए थे, सिर्फ़ 1 रात के लिए और उन्होंने 2 बड़े-बड़े जंबो जो ट्रॉली बैग होते हैं, वो लिया था और जो 2 छोटे ट्रॉली बैग लिए थे। 2 जंबो ट्रॉली बैग तो वो गाड़ी में मेरे पीछे डिग्गी में आ गए, 290 लीटर का डिग्गी है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ मुझे लगता है किसी भी हैचबैक कार के लिए दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर 2 ट्रॉली बैग में एक उस रेसलर ने अपने साथ रखा और एक हमारे साथ एक सज्जन अपने संघ के ही स्वयंसेवक थे, वो अपने पैरों पे लेकर के बैठ गए और वो मैडम आराम से, उनकी धर्मपत्नी आराम से बैठी रहीं। हम मुश्किल से 15-20 मिनट निकले थे, तो उन मैडम की शिकायतों का दौर चालू हो गया। उन मैडम की पहली शिकायत तो ये थी कि जब मैंने बड़ी गाड़ी मँगाई थी, तो छोटी गाड़ी क्यों आई? तो मैं एक चीज़ हाँ, आपको और बहुत ही सम्मान से ये कह देना चाहता हूँ कि हमने मैडम को बुलाया ही नहीं था। हमने तो जो हमारे वो महान रेसलर हैं, हमने उनको इनवाइट किया था और हमने एक बार भी ये नहीं कहा था कि आप अपनी धर्मपत्नी को लेकर के आइए। लेकिन ठीक है, अब वो धर्मपत्नी है, उनकी आधा अंग है, वामांग है या क्या-क्या हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, इसलिए उनका सम्मान है। मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। पर 15 मिनट के बाद उन्होंने कहीं न कहीं एक भाषा की मर्यादा खोना, बदतमीज़ी करना, जो भी था उन्होंने शुरू किया। उनकी पहली शिकायत थी कि बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लाई? अब मुझे ये नहीं समझ में आता, बड़ी गाड़ी में अगर आप स्कॉर्पियो को छोड़ के कोई भी गाड़ी लेते, तो उनका सामान गाड़ी में नहीं आ सकता था, संभव ही नहीं था। दूसरी बात कि जब पूरा संगम राष्ट्रपति 8 घंटे के लिए इलाहाबाद में है, तो पूरा प्रयाग जाम है, ऐसी स्थिति में आपको गाड़ी अगर पहुंच जा रही, मुझे लगता है ये भी पर्याप्त है। खैर, फिर 15 मिनट के बाद उन्होंने, उनकी भाषा का स्तर गिरना शुरू हुआ और उन्होंने संग्राम को पहले तो मतलब कहना शुरू किया उन्होंने कि आपने क्यों क्या कहते हैं कि बड़ी गाड़ी क्यों नहीं मंगाई, सरकारी प्रोटोकॉल क्यों नहीं लिया, मैं जाऊंगी नहीं, मैं ये मैं वो। तो भी चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती थी, वो हम करते रहे। 15-20 मिनट और जब बीता और जाम वगैरह आने लगा, जगह-जगह बैरिकेडिंग होने हुई थी, तो स्वाभाविक है रुका हुआ था। फिर भी हमारे साथ जो सम्मानित संघ के स्वयंसेवक थे, उन्होंने बात करके किसी तरह काफ़ी प्रयास करके हम दाएँ-बाएँ से रास्ता अपना करते निकालते चले गए। हम लोग मोटा-मोटी 4 घंटे गाड़ी में एयरपोर्ट से पहुँचे हैं। हमारा सेक्टर 10 में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लगभग पहुँचे, लेकिन उस बीच उन मैडम ने बदतमीज़ी की सारी हदें पार कर दी। मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब मुझे एज़ अ ड्राइवर जितना संभव था उतना बदतमीज़ी मेरे साथ की, गाली-गलौज किया, गाली-गलौज नहीं किया मतलब ये गुंडे हैं, ये सब मवाली हैं और अगर इनकी औकात नहीं थी कि ये कार्यक्रम में हम लोग को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे सके, तो क्यों इन्होंने हमको बुलाया और मैं नीचे नहीं उतरूँगी, मैं धूप में एक कदम भी नहीं चलूँगी और दुनिया भर का जितना था। और जो एक हमारे इस पूरे कार्यक्रम को जो देख रही हैं, एक एक कि महिला है, उनका नाम लेकर के उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, 104 डिग्री बुखार था उनको, तो कह रही हैं कि उनको 104 डिग्री क्यों, उनको 110 डिग्री बुखार हो जाना चाहिए था, उसको मर जाना चाहिए था, वो अभी तक ज़िंदा ही क्यों है। और अगर मैं बहुत बहुत निश्चल भाव से कहूँ, तो उन्होंने अपने पति को कम से कम 500 गालियाँ दी, इससे कम गालियाँ नहीं दी। तुम्हारी औकात जब नहीं थी, तुम जानते थे इन इवेंट वालों की औकात नहीं थी कि तुमको अच्छी जगह रख सके, तुमको 5 स्टार होटल न दिला सके, तो क्यों तुमने वो किया? तुम ही मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कि उस महिला ने कितनी बदतमीज़ी की। फिर किसी तरह करते-करते हम लोग माघ मेला क्षेत्र तक पहुँचे, तो एक सम्मानित अपने विधायक हैं बीजेपी के, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि सर गाड़ी अंदर नहीं जा रही है, तो वो भी अपने क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए हैं और माननीय विधायक हैं, तो उन्होंने अब गाड़ी एस्कॉर्ट करके हमको अंदर ले जाने लगे। तो चूँकि वो मैडम मेरी ही गाड़ी में बैठी थी, तो वो विधायक जी को भी विधायक गया तेल लेने, साले की औकात नहीं है। मतलब मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ कि उस महिला ने कितनी बदतमीज़ी की है। और बाद में जब हम उनको आश्रम में लेके गए, तो मैं उस आश्रम का नाम ले लेता हूँ, दिव्य प्रेम सेवा मिशन में उनको रुकने की व्यवस्था की गई थी, जो कि अपने आशीष भैया का आश्रम है।
और बहुत ही साफ-सुथरा, बहुत ही आप सबको पता है आशीष भैया के बारे में कि वो कुष्ठ रोगियों के लिए कितनी बड़ी संस्था चलाते हैं और कितना बड़ा उन्होंने किस तरह से आश्रम को सेटअप किया हुआ है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने सिट आश्रम, सिट लो पीपल, सिट इवेंट्स, सिट कुंभ, सिट सरकार, सिट योगी, सिट मोदी, मतलब कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो एक्चुअल में वो क्या चाहती थी। एक्चुअल में जो मैंने महसूस किया उस पूरे 5 घंटे के दौरान, तो शी वांट्स कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो देयर हैव अ हेलीकॉप्टर, उस हेलीकॉप्टर में वो बैठे तो हेलीकॉप्टर सीधे जाके वीवीआईपी घाट उतरे प्रयाग में, और प्रयाग में उतरने के बाद उनके लिए बोट खड़ी हो मोदी जी वाली, और वो सीधे ले जाके डुबकी लगाए और देन ये वापस आए और चॉपर में बैठ के इनको मुंबई छोड़ दिया जाए। शी वांट्स। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि वो बॉलीवुड की बी ग्रेड फ़िल्मों की हीरोइन भी रही हैं। तौबा तौबा! आप समझ गए होंगे कि कौन रही होंगी। बाकी आप अनुमान लगाइए। और न उन्होंने आरएसएस को छोड़ा जितनी गाली देनी थी, न उन्होंने विधायक जी को छोड़ा, न उन्होंने इवेंट्स जो करा रहे थे उनको छोड़ा। मैं तो गुंडा मवाली लग ही रहा था। लेकिन इन सारी दिक्कतों के बीच में जो एक सबसे सुंदर चीज़ दिखाई दी वो ये कि 5 घंटे में हमारा नेशनल हीरो, हमारा प्राइड, इंडियन प्राइड, उस रेसलर ने एक बार भी अपनी पत्नी को एप्रिशिएट नहीं किया, एक बार भी अपनी पत्नी को ये नहीं कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो। उनकी पत्नी इस बात को लेके नाराज़ थी कि ऐसे-ऐसे, तो उसने कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इट्स अ हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया और इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया, और मेरे लिए मेरे देश से बढ़ के कुछ नहीं है, और मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ आओ। इट्स योर फॉल्ट कि तुम आई, और ये तुम्हारी गलती है। मैं तो तुम्हें रोक ही रहा था कि मुझे अकेले जाना है, बट तुमने मुझे ज़बरदस्ती ये की कि नहीं, तुम्हें गंगा जी में नहाना है। तो अगर तुम्हारे पास भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। इवन बीच में वो हमारी गाड़ी को लेकर के कि छोटी गाड़ी, गंदी गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी, मैं मुकदमा करूँगी, एफआईआर, मतलब गाड़ी पे एफआईआर करेंगी, मेरे ऊपर ड्राइवर पे एफआईआर करेंगी। तो मुझे थोड़ी-सी हँसी इसलिए आई कि शी इज़ मेंटली सिक, और वो रेसलर, एक तो रेसलर है, मिट्टी से जुड़ा आदमी है, उसके बावजूद वो इसको झेल रहा है। तो जब वो वीडियो बनाने लगी हमारा, तो मुझे थोड़ी हँसी आई कि मतलब शी इज़ मेंटली सिक, और क्या हँसने और मुस्कुराने के अलावा हम कर ही क्या सकते थे? क्योंकि उनका पति हमारा मेहमान था, इसलिए उनका सम्मान मेरी ज़िम्मेदारी थी हमारी। तो शी सेज टू हर हस्बैंड कि तुम कितने बड़े नपुंसक हो कि तुम्हारे पत्नी पे कोई हँस रहा है और तुम उसको कुछ बोल भी नहीं रहे हो। तो वो जो रेसलर था उसने कहा कि मैं समझा तो तुमको नहीं पा रहा हूँ, तो मैं किसी दूसरे को कैसे कुछ कहूँ? तो हैंड्स ऑफ यू, और ईश्वर करे आप जीवन में और प्रगति करें और आगे बढ़ें। पर मैं एक चीज़ ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि एट लीस्ट आपने जो 2 घंटे का हमारे इवेंट में भाषण दिया है, वो भाषण ऐसा था कि अगर मैं आपकी पत्नी को नहीं देखा होता, मैंने आपकी धैर्य को नहीं देखा होता, तो मैं उसको ज़रूर एप्रिशिएट करता, उससे ज़रूर सीखता और लोगों को भी ये कहता कि आप उनको फ़ॉलो करिए। पर कहीं न कहीं मुझे ये कहने में कष्ट है कि सबसे पहले अपने घर को समझाइए। आपकी पत्नी आपके बस में नहीं है, और बस में ही नहीं है, वो आपका ना समाज महसूस कर पा रही है, ना वो आपका सम्मान महसूस कर पा रही है, और ऐसा कोई दिन ना आए, ईश्वर करे, कि वो आपके लिए काल बन जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही बेहतर है, हालाँकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं आप सबसे ये निवेदन नहीं, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि ज़रा आप अनुमान लगाइए कि वो बी ग्रेड फ़िल्मों की हीरोइन और वो महान रेसलर कौन हो सकते हैं। तब तक अगली कहानी में फिर मिलेंगे। मैं अपना अनुभव साझा करता रहूँगा अगले 2, 3, 4, 5 दिन निश्चित रूप से। जय हिंद, जय भारत।